नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है फिर से एक बार आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? प्रत्यय है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय वास्तव में क्या है? सरल तरीके से अगर हम समझें तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु अथवा किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, शब्द के अंत में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं, प्रत्यय के विषय में हमने ये समझा कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु के अथवा किसी शब्द के अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहाँ प्रयुक्त होते हैं? अंत में। ठीक है, अंत में प्रयुक्त होते हैं और अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अब अगर बात की जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, एक तो प्रत्यय लगता है कहाँ? धातु के अंत में, और एक कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। अब अगर हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देखें तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, और हम देखेंगे कि शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसमें एक तो हमारा होता है तिंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? बोलिए, तिंग प्रत्यय। हम लोग जो लकार पढ़ते हैं ना, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, ये सब पढ़ते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं पठत, पठता, पठंती। तो धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। और परस्मय पद के अंतर्गत 9 प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, आत्मनेय पद के अंतर्गत 9 प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, तिप, तस, झी इत्यादि। तो इस प्रकार से तिंग प्रत्यय जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो एक तो धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है वो क्या कहलाता है? तिंग कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? कृत कहलाता है। और ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वो प्रत्यय होते हैं जो धातु के अंत में लग करके धातु से अव्यय बनाते हैं, संज्ञा बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं। वो प्रत्यय हमारे क्या कहे जाते हैं? कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है, तो धातु के अंत में लगने वाले ये 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए, एक तो हो गया तिंग और एक क्या हो गया? कृत हो गया। अब हम बात करते हैं शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय की। शब्द के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं इसमें हम सबसे पहले देखते हैं किस प्रत्यय को? सुप प्रत्यय। ये हम लोग जो शब्द रूप पढ़ते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, है ना। तो ये शब्द को अलग अलग प्रकार से 21 प्रकार से लिखने के लिए हमको सुप प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। और ये सुप प्रत्यय संख्या में कुल कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? बोलिए, 21। तो एक तो शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय कौन सा हो गया? सुप हो गया। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है तद्धित। तद्धित प्रत्यय होता है। और एक भेद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। जिसको हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय की आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें प्रत्यय के परिचय को देखें तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसको कहते हैं, और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु के अंत में अथवा शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अब अगर हम प्रत्यय के भेद की बात करें तो प्रत्यय हमने ये देखा कि धातु के और शब्द के अंत में लगते हैं। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? शब्द के अंत में लगने वाले कौन कौन से होते हैं? तो हमने ये पाया कि धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय एक तो हमारा कौन सा है? तिंग, जिसकी संख्या कितनी होती है? 18। और एक प्रत्यय कौन सा है? कृत। शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय कौन कौन सा होता है? एक सुप होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। एक क्या होता है? तद्धित होता है, और एक क्या होता है?
स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है, हमको जो सीटेट के लिए पढ़ना है, तो सीटेट के लिए हम लोग जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो कृत प्रत्यय और एक क्या पढ़ने वाले हैं, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, हम लोग सीटेट की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वो धातु के अंत में लगने वाला कृत प्रत्यय पढ़ेंगे और शब्द के अंत में लगने वाला तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, है ना। और हम थोड़ा संक्षेप में स्त्री प्रत्यय भी देखेंगे। ये 3 भेद हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग जो आज की क्लास में प्रत्यय शुरू करने वाले हैं वो हमारा प्रत्यय कौन सा है, कृत प्रत्यय। ठीक है, तो चलते हैं कृत प्रत्यय की हम लोग बात कर लेते हैं और आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, है ना। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको साथ ही साथ लिखते रहिए। चलिए, तो हम बात करते हैं आज की क्लास में कृत प्रत्यय की। ठीक है, और कृत प्रत्यय में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन सा, अक्त और लेप। ठीक है, अक्त और लेप प्रत्यय पढ़ने चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अक्त और लेप प्रत्यय जो हैं, सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये दोनों प्रत्यय कैसे होते हैं। ये दोनों प्रत्यय हमारे कैसे होते हैं, तो ये होते हैं पूर्वकालिक। ठीक है, कैसे प्रत्यय होते हैं, पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब है कि ये पूर्व काल की क्रिया बनाते हैं। अब ये पूर्व काल की क्रिया क्या होती है, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, ठीक है, एक क्रिया क्या होती है, तो एक क्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। और एक क्रिया समाप्त करके वही कर्ता जब दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो जो समाप्त होने वाली क्रिया होती है, समाप्त होने वाली क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे लिखा है जैसे लिखा है, लड़का भोजन करके, या हम कह सकते हैं खाकर, लड़का खाकर जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस वाक्य में 2 क्रियाएं हो रही हैं। एक क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, और एक कौन सी हो रही है, खाने की। और दोनों क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं, लड़के द्वारा। लड़का क्या करता है, लड़का खाकर जाता है। अब लड़का इस समय जो क्रिया कर रहा है वो जाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन जाने की क्रिया से तुरंत पहले इसने एक क्रिया और की है, वो कौन सी है, खाने वाली। लेकिन खाने वाली क्रिया संपन्न हो चुकी है। अब ऐसा भी नहीं कि 2-4-6 महीने इसने पहले खा लिया हो, 2-4-6 महीने पहले तो खाने वाली क्रिया हुई नहीं है, जाने वाली क्रिया के तुरंत पहले ये वाली क्रिया हुई है। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत पहले समाप्त हो चुकी होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, और पूर्वकालिक क्रिया का रूप बनाने के लिए ही हम लोग अक्त और लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो इन प्रत्यय का अर्थ क्या निकलता है, कर या करके, कर या करके। किस अर्थ में इनका हम प्रयोग करते हैं, कर अर्थ में या करके अर्थ में। देखिए यहां पर कर अर्थ आ रहा है, खाकर, सोकर, जाकर, हंसकर, नहाकर, पढ़कर, लिखकर, है ना। तो अक्त और लेप प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय होते हैं, कर या करके इस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई कर्ता एक क्रिया संपन्न करके दूसरी क्रिया आरंभ करता है, तो संपन्न होने वाली क्रिया या समाप्त होने वाली क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये जो हमारे दोनों प्रत्यय हैं कौन से प्रत्यय, अक्त और लेप प्रत्यय। अक्त और लेप प्रत्यय का हम प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अक्त्वा में आपको एक तो का दिख रहा है, एक ता दिख रहा है और एक वा दिख रहा है। लेप में ला दिख रहा है, या दिख रहा है और पा दिख रहा है। एक हमारा सूत्र होता है, एक सूत्र होता है लशक को तद्धिते। एक सूत्र होता है, क्या होता है, लशक को तद्धिते। और ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है लशक को तद्धिते सूत्र का मतलब है पहला वर्ण क्या है, ला है, दूसरा वर्ण क्या है, शा है, और तीसरा वर्ण यहां पर ये जो क दिख रहा है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि है, तो यहां पर एक शब्द आपको मिल जाएगा क्या, कु। और कु का मतलब होता है का वर्ग,
कु का मतलब क्या होता है? क वर्ग। और यहां एक शब्द आपको मिल जाएगा अतद्धिते। क्या मिल जाएगा? अतद्धिते। ठीक है, मतलब अतद्धित। ठीक है। ये सूत्र कहता है अगर अतद्धित प्रत्यय हो। अब अतद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो देखिए, शब्द के अंत में लगने वाला तद्धित होता है, और अतद्धित का मतलब है जो तद्धित ना हो। जो तद्धित नहीं होगा वो क्या होगा? जो तद्धित नहीं होगा वो क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। जो तद्धित नहीं होगा वो कैसा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। यह सूत्र कहता है अगर किसी कृत प्रत्यय के आरंभ में, शुरुआत में ला आ जाए, शा आ जाए, या कु मतलब का वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, तो उस वर्ण की इत संज्ञा होती है। उस वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका हो जाता है लोप। पुनः समझ लीजिए, लशक तद्धिते सूत्र कहता है कि अगर किसी अतद्धित प्रत्यय में, अतद्धित मतलब है जो तद्धित प्रत्यय ना हो, और जो तद्धित प्रत्यय नहीं होगा वो कैसा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। और अगर किसी कृत प्रत्यय के आरंभ में, शुरुआत में या आदि में ला वर्ण हो, शा वर्ण हो, या का वर्ग का कोई भी काखा गघा अंगा वर्ण हो, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और जिनकी इत संज्ञा होती है तस्य लोपः से उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहां पर देखिए अक्त्वा में क्या आया हुआ है? पहला वर्ण का, और इस का इस सूत्र से लोप हो जाएगा। तो का जब लोप हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या? यहां पर बचेगा त्वा। क्या बचेगा? बोलिए। त्वा। मतलब यह है कि हम अक्त्वा प्रत्यय का जब किसी धातु के साथ प्रयोग करेंगे तो अक्त्वा का क्या शेष रहेगा? त्वा शेष रहेगा। लेप में देखिए, लेप में पहला वर्ण क्या है? ला है। और इस सूत्र में, ये जो हमारा सूत्र है लशक तद्धिते, इस सूत्र में हमने देखा ला की भी बात हो रही है कि अगर किसी अतद्धित प्रत्यय मतलब कृत प्रत्यय के आरंभ में ला आता है तो उस ला का भी इत संज्ञा होकर क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहां पर ला का लोप हो जाएगा। फिर एक सूत्र होता है हलंत्यम। एक सूत्र क्या होता है हमारा? हलंत्यम। और हलंत्यम कहता है कि जो अंतिम हल होता है, हल मतलब व्यंजन, जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो यहां पर लशक तद्धिते सूत्र से ला की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और हलंत्यम सूत्र से पा की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। और जब ला और पा का लोप हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास क्या बचेगा? या बचेगा। क्या बचेगा? या बचेगा। मतलब यह है कि अक्त्वा प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तो अक्त्वा के का लोप होकर त्वा शेष रहेगा, और त्वा धातु के अंत में जुड़ेगा। और लेप का प्रयोग करेंगे तो लेप प्रत्यय के ला और पा दोनों का लोप हो जाएगा, या शेष रहेगा जो धातु के अंत में जुड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि अक्त्वा और लेप दोनों हमारे पूर्वकालिक प्रत्यय हैं। दोनों प्रत्यय हमारे पूर्वकालिक हैं। तो जब दोनों पूर्वकालिक हैं तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, हम अक्त्वा का प्रयोग कहां पर करेंगे और लेप का प्रयोग कहां पर करेंगे, इसको समझ लें तो अंतर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम अक्त्वा का प्रयोग कहां पर करेंगे? जो मूल धातु होती है, जो मूल धातु होती है, मूल धातु के साथ हम प्रत्यय क्या लगाएंगे? अक्त्वा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए जो मूल धातु होती है उसके साथ हम लोग अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई धातु ऐसी है जो उपसर्ग युक्त है, कैसी है? उपसर्ग युक्त। कैसी धातु? उपसर्ग युक्त धातु। अगर कोई धातु कैसी है? उपसर्ग युक्त धातु है, तो उसके साथ हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? लेप लगाएंगे। इसको हम ऐसे समझ लें, अगर केवल धातु आ रही है, अगर केवल धातु आ रही है और उस धातु से हमें पूर्वकालिक क्रिया बनानी है, तो धातु के साथ हम प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। लेकिन अगर धातु के पहले क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है, और उपसर्ग के बाद अगर धातु आ रही है, तो अब हम पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? लेप जोड़ेंगे।
कहने का मतलब यह है कि ल्यप प्रत्यय सदैव वहां लगेगा जहां पर धातु के पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा। धातु के पहले अगर उपसर्ग है तब हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और यदि धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह बात समझ में आई, ये अंतर स्पष्ट हुआ। दोनों प्रत्यय में अंतर क्या है, अगर धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो हम अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग करेंगे, और अगर धातु के पहले उपसर्ग है तो हम अक्त्वा का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि अक्त्वा और ल्यप दोनों पूर्वकालिक प्रत्यय हैं। अक्त्वा के का लोप होकर के त्वा शेष रहता है, और ल्यप के ला और पा का लोप होकर या शेष रहता है। ये पूर्वकालिक प्रत्यय हैं। जो क्रिया समाप्त हो चुकी है उसका रूप बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, इन दोनों प्रत्यय के द्वारा बने हुए जो पद होते हैं सदैव किसका काम करते हैं, क्या होते हैं, सदैव अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, सदैव अव्यय होते हैं। ठीक है, अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय के द्वारा बने हुए पद जो होते हैं ये सदैव किसका काम करते हैं, तो ये सदैव अव्यय का काम करते हैं। मतलब ये पद सदैव क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनको याद रखिएगा। अक्त्वा और ल्यप पूर्वकालिक प्रत्यय हैं, कर या करके इस अर्थ में क्रिया बनाते हैं, और वो जो क्रिया होती है वो अव्यय का काम करती है, मतलब अव्यय होती है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अक्त्वा के का लोप होकर के त्वा बचेगा, और ल्यप के ला और पा का लोप होकर क्या बचेगा, या बचेगा। और अक्त्वा प्रत्यय कहां प्रयुक्त होगा, तो हमने ये समझा कि जब केवल धातु होती है तो हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जब धातु से पहले क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ल्यप प्रत्यय का। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है मान लेते हैं कि धातु है हमारी भू, और भू धातु का मतलब होता है होना, और इसके द्वारा हम पूर्वकालिक क्रिया बनाएंगे। अगर केवल धातु है तो हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा, भूत्वा। क्या रूप बनेगा, भूत्वा। भूत्वा मतलब हो करके। लेकिन अगर इसी भू धातु के पहले, धातु भू है और इसके पहले अगर कोई उपसर्ग आ जाए, जैसे उपसर्ग क्या आ गया, सम। उपसर्ग क्या आ गया, सम आ गया। अब ये भू धातु सम उपसर्ग युक्त है, सम उपसर्ग पूर्वक ये धातु आई है, तो हम यहां पर अब प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे, ल्यप, और हमारा जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, संभूय। क्या बनेगा, संभूय। ठीक है, ये अंतर है दोनों प्रत्यय में। यहां देखिए केवल धातु है तो हमने प्रत्यय अक्त्वा लगाया, और यहां धातु से पहले क्या है, उपसर्ग, तो हमने प्रत्यय क्या लगाया, ल्यप लगाया। ठीक है, हम अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं, और अक्त्वा प्रत्यय में एक चीज और ध्यान रखिएगा अक्त्वा प्रत्यय में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ऐसी धातुएं होती हैं जिनके अंत में स्वर नहीं होता है, जो ऐसी धातुएं होती हैं जिनके अंत में स्वर नहीं होता है, उन धातुओं के अंतर्गत इट का आगम होता है। किसका आगम होता है, पिछले पेज पर समझ लें। जिन धातुओं के अंत में स्वर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, उन धातुओं के साथ जब हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इट का आगम होता है। इट का क्या होता है, आगम। ठीक है, और इट में जो टा है, टा का लोप हो जाएगा, और जब टा का लोप होगा तो केवल शेष क्या रहेगा, ई शेष रहेगा। कैसे, उदाहरण से समझिए। जैसे हमारी धातु क्या है, पठ है। हमारी धातु क्या है, पठ धातु है। देखिए धातु क्या है, पठ है। और बताइए, जैसे एक धातु आपकी यहां पर ये लिखी है भू धातु। भू धातु के अंत में स्वर है ना, भू धातु के अंत में स्वर है। ये देखिए भू का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो भू का वर्ण विच्छेद क्या होगा, भा और उ, ये होगा। तो मतलब भू धातु के अंत में क्या है, स्वर है। लेकिन पठ धातु के अंत में क्या स्वर है, पठ धातु के अंत में स्वर है क्या, नहीं है। पठ में देखिए ठा आपको आधा दिख रहा होगा,
और जिन धातुओं के अंत में स्वर नहीं होता है वहां जब अक्त्वा का प्रयोग करते हैं तो इट का आगम होता है और इट के टा का लोप हो जाता है, ई शेष रहता है और वो ई जो शेष रहेगा वो कहां जुड़ जाएगा, जो अंतिम व्यंजन होगा उसमें जुड़ जाएगा। तो हम पठ के साथ अक्त्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठित्वा बनेगा। क्या बनेगा, पठित्वा बनेगा। अभी देखिए ठा में क्या जुड़ गया, ई जुड़ गया। तो ऐसी धातुएं जिनके अंत में स्वर नहीं होता है वहां पर इट का आगम होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ धातुएं होती हैं कि अंत में स्वर नहीं होता तो वहां वर्णों का लोप भी हो जाता है, आगे हम उदाहरण में समझेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ धातुओं में इट का आगम होता है। चलिए उदाहरण समझते हैं। ठीक है, तो अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण देखिए। देखिए जैसे धातु हमारी क्या है, गम है, और गम धातु के साथ हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं क्या, अक्त्वा। अभी हमने कहा कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में यदि स्वर नहीं होता है तो इट का आगम होता है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जिनके अंत में अगर स्वर नहीं है तो उस वर्ण का लोप ही हो जाता है। तो प्रायः लोप किसका होता है, अगर धातु के अंत में, अगर धातु के अंत में क्या है, मां है या क्या है, ना है। अगर धातु के अंत में क्या है, मां है और ना है तो इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब यहां देखिए मां है, मां का लोप हो जाएगा और अक्त्वा में का लोप हो जाएगा, तो यहां पर जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, गत्वा। गत्वा मतलब जाकर, गत्वा मतलब जाकर। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है दा। ठीक है, दा के साथ अक्त्वा लगाएंगे और दा के साथ अक्त्वा लगाएंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा, दत्वा। दत्वा मतलब देकर। ठीक है, ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए। क्री धातु है और क्री धातु के साथ हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, कृत्वा। कृत्वा मतलब करके। ठीक है, पठ धातु के साथ अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठित्वा। और पठित्वा का मतलब क्या होता है, बोलिए, पढ़कर। अगर हमारी धातु क्या है, लिख है, और लिख धातु के साथ हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, लिखित्वा बनेगा। और लिखित्वा का मतलब क्या होता है, लिखकर। ठीक है, ऐसे ही हस धातु है और हस धातु के साथ अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा, हसित्वा। हसित्वा मतलब हंसकर। आप देखिए सीटेट में जो गद्यांश आता है, सीटेट में जो गद्यांश आता है या जो आपके पेडागोजी वाले प्रश्न आते हैं वहां लिखा होता है उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, है ना। तो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जाए कि चित्वा शब्द कैसे बना, तो देखिए जैसे धातु क्या है यहाँ पर, ची। ची चुनने के अर्थ में प्रयुक्त होती है और अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चित्वा, है ना। ऐसे ही जी धातु है और जी धातु के अंत में हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, जित्वा। चित्वा मतलब चुनकर, जित्वा मतलब जीतकर, है ना। और क्री धातु है, क्री माने होता है खरीदना, और अक्त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कृत्वा। कृत्वा मतलब खरीद कर। ऐसी धातु है हमारी क्या, दृश्य, और दृश्य के साथ हम अक्त्वा लगाएंगे तो अक्त्वा में का लोप हो जाएगा, बचेगा त्वा। और जब तालव शाखा तावर्ग से योग होता है तो तालव शाखा हो जाता है मूर्धन शा, और जब मूर्धन शा हो जाएगा तो इधर वाला ता जो है वो भी बदलेगा टा में। व्यंजन संधि का एक सूत्र है इष्टुत संधि, उस संधि के अनुसार। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका दृष्टवा। क्या हो जाएगा, दृष्टवा। दृष्टवा मतलब देखकर। ऐसे ही प्रच्छ धातु के साथ हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पृष्ठवा बनेगा। पृष्ठवा मतलब पूछ कर। ठीक है, नी धातु के साथ, नी मतलब ले जाना, और अक्त्वा जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, नीत्वा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण हो गए, और उम्मीद करते हैं कि ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण को तो समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं लेप प्रत्यय के उदाहरण की।
तो देखिए हमने समझा कि लिप प्रत्यय का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जब धातु से पहले क्या आ जाता है, उपसर्ग। धातु से पहले जब उपसर्ग आता है तो उसके बाद में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, मतलब उपसर्ग युक्त धातु है तो हम लिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हम लिप प्रत्यय में जो उदाहरण देखेंगे उनमें सभी उदाहरणों में धातु से पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा। जैसे प्रा उपसर्ग पूर्वक यदि पठ धातु आ जाए तो हम लिप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और क्या बनेगा, प्रपठ्य। क्या बनेगा, प्रपठ्य। कैसे बना, तो लिप के ला और पा का लोप हो गए, या शेष रहा और या को हमने धातु के साथ जोड़ दिया और पहले क्या जुड़ा है, उपसर्ग। तो पठ से पहले प्रा है और बाद में लिप का या रहेगा तो क्या बनेगा, प्रपठ्य। जैसे वि उपसर्ग है और जो है धातु कौन सी है, ज्ञा धातु है और प्रत्यय कौन सा है, लिप प्रत्यय है। क्या हो जाएगा बोलिए, विज्ञाय। विज्ञाय मतलब भली भांति जानकर, ठीक है। जैसे नि उपसर्ग है, पा धातु है, पा मतलब पीना और लिप प्रत्यय है तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निपीय। क्या हो जाएगा, निपीय। निपीय मतलब पीकर। जैसे वि उपसर्ग है और हस धातु है और प्रत्यय आपका क्या है, लिप है तो क्या बनेगा शब्द, बिहस्य। बिहस्य मतलब हंसकर, ठीक है। सम उपसर्ग है, भू धातु है और प्रत्यय कौन सा है, लिप है तो क्या बनेगा, संभूय, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है निरुपसर्ग है और गम धातु है, प्रत्यय हम कौन सा जोड़ेंगे, ल्यप तो हमारा शब्द क्या बनेगा, निर्गत्य। क्या हो जाएगा, निर्गत्य, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे किसके, ल्यप प्रत्यय के। कुछ उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जैसे सम उपसर्ग है और सम के साथ एक उपसर्ग और जोड़ लेते हैं, कौन सा, आंग उपसर्ग, ठीक है। और धातु कौन सी है, गम धातु है, प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं, ल्यप। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी गम धातु है, गम धातु के पहले उपसर्ग कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, ठीक है। एक सम है और एक क्या है, आंग है, ठीक है। आंग में जो अंगा है उसका तो हो जाएगा लोप, और लोप हो जाएगा तो केवल आ शेष रहेगा। हमारा शब्द क्या बनने वाला है यहाँ पर, अब यहाँ पर शब्द बनेगा समागत्य। क्या बनेगा, समागत्य। अगर केवल आंग जोड़ते हैं तो आंग उपसर्ग है और धातु क्या है, गम धातु है, प्रत्यय क्या जोड़ा हमने, लेप, तो क्या बनेगा, आगत्य। आगत्य मतलब आकर। अच्छा, आगत्य भी हो जाता है और क्या हो जाता है, आगम्य। क्या हो जाता है, आगम्य, ठीक है। क्या बनेगा, आगम्य, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है प्र उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रदाय। क्या बनेगा बोलिए, प्रदाय। प्रदाय मतलब प्रदान करके। और आंग उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अब क्या बनेगा, आदाय। आदाय का मतलब होता है लेकर के। आदाय मतलब लेकर और प्रदाय मतलब देकर, है ना। हम लोग ले देकर क्या करते हैं, काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो अगला उदाहरण देखिए। जैसे लिखा हुआ है वि उपसर्ग है और क्री धातु है तो ल्यप प्रत्यय लगाएंगे और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, विक्रिय। विक्रिय मतलब बेच कर, विक्रिय मतलब बेच कर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं वि उपसर्ग है और श्रु धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ये विश्रूय। विश्रूय मतलब भली भांति सुनकर। तो ये ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हो गए। आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार जरा सरसरी निगाह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आज की
क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी धातु या शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय और शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय हमने अलग अलग देखे। हमको पढ़ना क्या क्या है? कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय की हमने शुरुआत की, तो कृत प्रत्यय में हम लोगों ने सबसे पहले अक्त और लेप प्रत्यय का विधान देखा। कैसे प्रत्यय होते हैं? पूर्वकालिक, और जो भी महत्वपूर्ण नियम थे लशक, तद्धिते या हलंत्यम, उनका प्रयोग करके क्या शेष रहेगा वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहां पर होता है और लेपका कहां पर होता है। उसके बाद हमने अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण देखे और तत्पश्चात हमने लेप प्रत्यय के उदाहरण देखे। और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रत्यय आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है या कहीं पर हमसे कोई अशुद्धि हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ अशुद्ध हुआ है, कुछ अशुद्ध बताया गया है, गलत बताया गया है, तो उसको हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, गलतियां मानव स्वभाव में गलतियां स्वाभाविक होती हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम पुनः इसी तरह के एक और महत्वपूर्ण प्रत्यय के साथ मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए, और इस क्लास में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।